देखिए चैप्टर का नाम क्या है? द यूनिट ऑफ लाइफ। अब ध्यान से सुने, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका हिंदी में मतलब कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका जीवन की इकाई से क्या तात्पर्य है? जब आप अपने चारों ओर देखते हैं, चारों ओर देखने पर लिविंग और नॉन लिविंग पाए जाते हैं। अपने को इससे कोई मतलब नहीं नॉन लिविंग से, क्योंकि सेल यहाँ प्रेजेंट नहीं होती है। सेल यहाँ प्रेजेंट नहीं होती। सेल सिर्फ पाई जाती है किसमें? लिविंग थिंग्स में। सेल किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। लिविंग थिंग्स में जो सेल पाई जाती है, मतलब जीवितों में जो कोशिका पाई जाती है, वह कोशिका से क्या तात्पर्य है? आप बिल्कुल अचरज करेंगे कि वास्तव में ये क्या चीज़ है। जीवों में ऐसी कौन सी चीज़ पाई जाती है जिसके माध्यम से आप और हम लोग ये दिन की प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उपापचयी क्रियाएं चल रही हैं अपने शरीर के अंदर। चाहे जीवाणु हो, चाहे मेढक हो, चाहे मछली हो, चाहे मानव हो, सभी में मुख्य रूप से ये क्रियाएं चल रही हैं। वो क्रियाएं कैसे चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? तो सबसे पहले सेला वर्ड, सेला शब्द होता है। सेला शब्द का मतलब होता है एक स्मॉल एज, एक स्मॉल रूम, यानी एक छोटा कमरा। मतलब कोई कोशिका जो होती है चारों ओर से घिरी हुई एक छोटा कमरा होती है, जिसमें सभी जीवन से संबंधित प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। यानी जीवन से संबंधित प्रक्रियाओं से तात्पर्य है कि जो भी उपापचयी क्रिया होती है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी बॉडी में होती है, चाहे पाचन की क्रिया हो, चाहे आपकी श्वसन की क्रिया हो, चाहे आपके उत्सर्जन की क्रिया हो, क्या चाहे परिवहन की क्रिया हो, सारी की सारी क्रियाएं जो चलती है वो कोशिका के अंदर ही मुख्य रूप से चलती है। क्या? कोशिकाओं के अंदर एक छोटा जो कमरा मैंने बताया है, इस कमरे के अंदर मुख्य रूप से चलती है। प्रत्येक जीव का शरीर मिलियन सेल्स से मिलकर बना होता है, हजारों करोड़ों कोशिकाओं की संख्या से मिलकर बना होता है। लेकिन इस आधार पर सेल को, जीवों को दो टाइप में बताया था मैंने, यूनिसेलुलर और दूसरा मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब क्या हुआ? यानी उनके शरीर में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होंगी वो सारी की सारी एक कोशिका में संचालित होंगी, एक ही कोशिका में होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया ले लो, मोनेरा किंगडम का, और आपका मतलब प्रोटिस्टा किंगडम के अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना ले लो, ये यूकैरियोटिक कोशिका का, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका का है। सबसे पहले तो इसका आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंतर्गत आप और हम लोग पढ़ेंगे क्या। ये तो स्टार्टिंग है, पढ़ेंगे क्या चीज़। किसी भी चैप्टर की जो शुरुआत होती है तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले ये है कि व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है। कोशिका क्या है ये मैं बता चुका। एक छोटा सा कमरा है, केवल क्या होता है वो बाद में बताएंगे। दूसरी चीज इसके अंतर्गत आएगी, इसकी हिस्ट्री क्या आएगा, हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या क्या बताया। फिर आप क्या पढ़ेंगे, सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी का मतलब कोशिका सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो पढ़ा जाएगा एन ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब सेल का क्या ओवरव्यू है, उस सेल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे आप प्रोकैरियोट सेल, और दूसरी कौन सी पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल। जैसे ये पूरा हो जाए
आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पहले तो ये आप नोट कर लीजिए कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है। सेल क्या है जो मैंने अभी बताया, और भी डिटेल में बताऊंगा। दूसरा इसका हिस्ट्री बताऊंगा, इतिहास, मतलब सेल के बारे में किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या कहा था। फिर सेल थ्योरी, फिर ओवरव्यू किसी कोशिका का पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका, और उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका। इतनी चीज़ पढ़नी है, तो जितना भी हो जाए धीरे धीरे करा रहा हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, अपने चारों ओर पाए जाते हैं, वह सिर्फ एक कोशिका के बने हों। क्या? एक कोशिका के बने होते हैं, उनको एक कोश के जीव कहते हैं। उनमें सारी की सारी क्रियाएं जो होती हैं वह मेटाबॉलिक, सारी क्रियाओं से मतलब है उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो उसी एक कोशिका के अंदर होंगी। क्या? उसी एक कोशिका के अंदर होंगी। उनको क्या कहा गया? एक कोश की जीव। दूसरा होता है मल्टी सेलुलर यानी बहुकोश की जीव। बहुकोशिकी से मतलब है कि जब कोई एक कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिलकर आप और हम लोगों का शरीर बनाया, यानी बहुत सारी कोशिकाएं हो गई। तो ये बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सभी उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं, वो उपापचयी क्रियाएं अलग अलग अंग तंत्र में चलती हैं। जैसे भोजन को पचाने का कार्य जो किया जाता है, वो कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? सिर्फ आहार नाल के द्वारा किया जाएगा। मूत्र निर्माण की क्रिया जो होगी, यानी उत्सर्जन की क्रिया जो होगी, अपने शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ विषैले पदार्थ भी बनते हैं, कुछ विषैले पदार्थ भी बनते हैं। इन विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है। क्या बाहर निकालना है? तो बाहर निकालने के लिए किडनी पाई जाती है, और उस किडनी के मूत्र बनता है उस किडनी में, और मूत्र के माध्यम से पूरा शरीर के विषैला पदार्थ जो होता है बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कार्य सिर्फ किडनी के द्वारा किया जाएगा, ना कि किसी अन्य तंत्र के द्वारा। अब श्वसन, बाहर से ऑक्सीजन ली और अंदर जो विषैली ऑक्सीजन मतलब गैस बनी, CO2 बनी, उसको बाहर निकालने का जो कार्य किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा? श्वसन तंत्र के माध्यम से। किसके द्वारा? तो यानी प्रत्येक कार्य के लिए बहुकोशिकीय जीवों में, मल्टी सेलुलर जीवों में अलग अलग अंग तंत्र पाए जाते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय जीव के नाम से जाना जाता है। पहली चीज ये। अब ये व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल की सिंपल डेफिनेशन देनी है, मतलब सेल क्या है, कोई परिभाषा आ गई। कोशिका क्या है, या कोशिका को परिभाषित करो, कोशिका को परिभाषित करो। अभी मैं इंग्लिश में लेके दे रहा हूं। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने यहाँ लिविंग शब्द लिखा, तो ये मतलब नहीं कि जीवित, मृत में भी ये मतलब पाया जाता है, लेकिन मृत में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना। तो क्या हिंदी में परिभाषा आप लोग लिख लें कि कोशिका जीवन की, कोशिका जीवन की आधारभूत, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, प्रत्येक जीव का शरीर, प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी संरचना किसने बनाई? कोशिका ने बनाई। अब सारी की सारी उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं, वह उपापचयी क्रियाएं किसके अंतर्गत होती हैं? कोशिका में ही होती है। किसमें होती है? कोशिका में होती है। तो इस वजह से सिंपल भाषा में कह दिया गया कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। दूसरी परिभाषा लिख लीजिए, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो ये मतलब क्या हुआ अपना पहला, व्हाट इज सेल, कि कोशिका क्या होती है। दूसरा आता है हिस्ट्री, मतलब इतिहास। अब भैया
कि ये तो बता दिया कि कोशिका क्या होती है, लेकिन कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने देखा, किसने क्या सुना, किसने क्या कहा? तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, वैज्ञानिक थे। क्या? रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने 1665 में स्वयं निर्मित माइक्रोस्कोप, स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ओक नामक पौधा, ओक मतलब अकौआ, क्या? ओक मतलब कौन सा पौधा? अकौआ। अकौआ पौधे के कॉर्क के अनुप्रस्थ को काट कर देखा तो वहां इनको इस प्रकार की संरचना दिखाई दी। इस प्रकार की संरचना दिखाई दी, यानी हनी कॉम्ब जैसी, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, क्या? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उस छत्ते के समान इनको संरचना दिखाई दी। बस केवल एक छोटा कमरा, इसी वजह से तो नाम दिया गया ये स्मॉल रूम, यानी एक कमरा, दो कमरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कमरे बना दिए। छोटे छोटे कमरे जैसी संरचना दिखाई दी और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि वह कॉर्क का जो टुकड़ा था उसको आपने पौधे से अलग कर दिया, या पौधे से काट कर अलग कर दिया, यानी मृत कर दिया। जब मृत कर दिया तो उसके सभी भाग नष्ट हो गए, तो वह सिर्फ एक बाउंड्री जैसी छोटा सा कमरा दिखाई दिया। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इस चीज को, ये जो इन्होंने बताया, इस चीज को इन्होंने स्वयं की पुस्तक जो थी माइक्रोग्राफिया, कौन सी पुस्तक थी? माइक्रोग्राफिया में 18वें अध्याय में, इसमें माइक्रोग्राफिया के 18वें अध्याय में मुख्य रूप से जिक्र किया। जैसे आपकी ये पुस्तक है, उस पुस्तक के 18वें अध्याय में जिक्र किया जाए तो वो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक थी जिसमें इन्होंने जिक्र किया था। पहली चीज। दूसरी चीज मुख्य रूप से आती है, कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने लिविंग सेल को, इस सेल को लिविंग सेल, यानी सबसे पहले, अब प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया था, जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया था? तो वो कौन से वैज्ञानिक थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में बताया था। जीवित कोशिका भी कौन सी? कि बरसात के पानी में, और अपने दांतों का वो जो बताया था कि दांतों का मतलब लकड़ी या किसी से निकाले तो उसमें जो गंदा पदार्थ निकल के आता है, तो उसमें मुख्य रूप से जो जीवाणु पाए जाते हैं, उन जीवाणु को सबसे पहले देखा था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। इस वजह से कह दिया गया कि लिविंग सेल की सबसे पहले जो देखा था वो किसने देखा था? इन वैज्ञानिक ने। फिर इसके बाद वैज्ञानिक आते हैं एक और, रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक थे। इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस को देखा। न्यूक्लियस से तात्पर्य है कि जैसे आप और हम लोगों को कंट्रोल करने वाला कौन सा भाग होता है? सिर्फ ये मस्तिष्क वाला भाग होता है। ऐसे ही किसी कोशिका को नियंत्रित करने वाला जो भाग होता है, क्या किसी कोशिका को नियंत्रित करने वाला जो भाग होता है वह भाग कौन सा होता है? सिर्फ और सिर्फ कोशिका के सेंटर में पाए जाने वाला भाग, गोल जो होता है, वह क्या कहलाता है? केंद्रक या न्यूक्लियस कहलाता है, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से। इसके बाद आता है आपका, एक कोशिका बना दूं पहले, उसमें उसी में बता रहा चलूंगा। ये हटा दिया, ये ध्यान रखना यहाँ से। अब जैसे ये कोई सेल है, क्या ये सेल है? मतलब जो छोटे छोटे कंपार्ट बनाए थे बड़े में बना दिया। इसको किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन। कौन से वैज्ञानिक? इसके अंदर जो जीवित कोशिका होती है, इसे ध्यान रखेंगे, जीवित कोशिका जो होती है इसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पदार्थ पाया जाता है। इस पदार्थ को देखने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन से वैज्ञानिक थे? गुजार्डिन वैज्ञानिक थे, और इन्होंने इसको सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया? सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया? किसने देखा था? गुजार्डिन ने क्या नाम दिया?
इसी चीज को सारकोड को प्रोटोप्लाज्म नाम जो दिया था वह नाम किसने दिया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक है। क्या जीव द्रव्य से रिलेटेड कौन से दो वैज्ञानिक हो गए? सबसे पहले डुजार्डिन ने सारकोड नाम दिया, दूसरे जो थे पुरकिंजे ने क्या जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। पहली चीज ये हो गई। अब मुख्य रूप से आता है कि इसके अंदर भी एक पदार्थ भरा रहता है द्रव जो ऐसा है। इसको जो नाम देने वाले वैज्ञानिक थे वह कौन से थे बेटा? स्ट्रासबर्गर। आप खाते हैं क्या? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से क्या नाम दिया था? न्यूक्लियो केंद्रकीय द्रव। नाम लिख लीजिए, हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रकीय द्रव के नाम से जाना जाता। न्यूक्लियोप्लाज्म नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? स्ट्रासबर्गर। न्यूक्लियोप्लाज्म नाम किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया था। इसके अंदर इस प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती हैं, धागे जैसी संरचना, जिसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल। क्या? न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल नाम जो वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से जिसने दिया था वह कौन से थे? फ्रेडरिक मिक्सचर। इधर ध्यान दें बेटा, न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया था? फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब भैया ये कोशिका में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन देखेगा कौन? भाई इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी बनाया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया, जिससे देख लिया। फिर इसके बाद आपके एंटोनी वॉन लीवानोव का हुक आए, तो उन्होंने मुख्य रूप से अपना उस जो पूर्व में जो बना था उसको और विकसित किया। उसमें मुख्य रूप से ये जीवित कोशिका को देखा। लेकिन अब इसकी स्टडी करनी है, इसका अध्ययन करना है। क्या? इसका अध्ययन करना है, तो इसके लिए तो मतलब और अच्छा विकसित चाहिए। तो 1932 में 1932 में नॉल और रस्क नामक वैज्ञानिक थे। क्या? 1932 यानी 1932 में नॉल और रस्क नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। क्या? नॉल और रस्क नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। पहली बात तो ये वैज्ञानिक आपको, मैंने नॉल और रस्क लिखा नहीं है, ये सारे वैज्ञानिक आपको याद करने हैं। इसके बाद एक दो वैज्ञानिक और थे जो इन्होंने कोशिका की परिभाषा अपने रूप में दी, लूबी और सिकेविट्ज। कौन से वैज्ञानिक थे? लूबी और सिकेविट्ज वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कोशिका की परिभाषा दी थी? कोशिका वह संरचना है, कोशिका वह अर्धपारिगम झिल्ली से घिरी संरचना है जिसमें जैविक क्रियाएं होती हैं। क्या? और वह कोशिका जिसमें जैविक क्रियाएं हो रही, वह निर्जीव माध्यम में मुख्य रूप से क्या कर सकती? गुणन कर सकती है, अर्थात प्रजनन की क्रिया कर सकती है। लूबी सिकेविट्ज ने क्या कहा? कोशिका वह अर्धपारिगम झिल्ली से घिरी हुई जैविक क्रियाओं को संचालित करने वाली इकाई होती है जो निर्जीव माध्यम में प्रजनन कर सकती है, अर्थात अपनी संख्या बढ़ा सकती है। ऐसा किसने कहा था? लूबी और सिकेविट्ज नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मुख्य रूप से कहा था। तो इतनी आपको क्या करनी है? हिस्ट्री करनी है। अब हिस्ट्री के सेल थ्योरी में नेक्स्ट बताएंगे। तो ये कर लिया, बता दो। फ्रेडरिक मिक्सचर, देखिए अब आता है आपका सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत मतलब ये कि कोशिका के बारे में क्या क्या बताया गया, कोशिका सिद्धांत। तो दो वैज्ञानिक थे, यदि आपको ध्यान होगा, मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो पहले वैज्ञानिक कौन थे? स्लीडेन, और दूसरे वैज्ञानिक कौन से थे? स्वान वैज्ञानिक थे। स्लीडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे। एक तो थे बॉटनिस्ट, जो स्लीडेन वैज्ञानिक थे वो कौन से थे? बॉटनिस्ट वैज्ञानिक थे, यानी वनस्पति विज्ञान पर अध्ययन करते थे। और दूसरे जो वैज्ञानिक
जंतुओं की कोशिका पर। ये कहाँ के थे, जल्दी बोले। जर्मनी, और ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इनको बॉटनिस्ट कहा जाता था, इनको जूलॉजिस्ट कहा जाता था। बॉटनिस्ट का मतलब पादप। ये पादपों की कोशिकाओं पर अध्ययन कर रहे थे, ये जंतुओं की कोशिकाओं पर। इन्होंने जो अध्ययन किया था वो 1838 और इन्होंने 1839 में अध्ययन किया। इन्होंने क्या कहा कि ये कोई एक कोशिका है, इस कोशिका के चारों ओर एक ये लेयर पाई जाती है जिसको सेल वाल यानी कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल वाल होती है यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका एक जीव द्रव्य से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। कोशिका स्ट्रक्चरल और फंडामेंट मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई होती है, यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में मुख्य रूप से जानी जाती है। यही चीजें इन्होंने कही। बस इन्होंने ये कहा कि ये जो कोशिका है, इस कोशिका के चारों ओर जो ये लेयर पाई जाती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। ये वाली पादप कोशिका में विशेष ध्यान रखेंगे, पादप कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर सेलुलोज की बनी एक भित्ति पाई जाती है जिसको सेल वाल या कोशिका भित्ति के नाम से जाने जाते हैं, जो कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो इन्होंने यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम कहा, उसको क्या नाम दिया, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से इसको जाना जाता है। ऐसा किसका कहना था, स्वान यानी ब्रिटिश साइंटिस्ट का मुख्य रूप से ये कहना था। तो ये सब इन्होंने कहे, इसी चीज को इन्होंने क्या कह दिया, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत कहा। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत का ये कहते थे कि आनुवांशिकी की इकाई है, शरीर की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई, बहुत सारी बातें कही। लेकिन इन्होंने कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है, नई कोशिका का जो निर्माण होता, उस निर्माण पर इनके सिद्धांत में कोई चर्चा नहीं थी। कोशिका सिद्धांत में नई कोशिका के निर्माण पर कोई चर्चा नहीं थी। तो एक वैज्ञानिक आए 1855 में, क्या एक वैज्ञानिक आए 1855 में, रूडोल्फ विर्चोव, लिख लो नाम, रूडोल्फ विर्चोव नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1855 में ये कहा कि ए न्यू सेल इज फॉर्म ऑफ प्री एक्सिस्टिंग सेल, यानी एक नई कोशिका का जो निर्माण होता है वह पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। उसी नई कोशिका का जो निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से हुआ, तो पूर्ववर्ती कोशिका को इन्होंने मात्र कोशिका नाम दिया। मात्र मतलब वो नहीं कि केवल वाला, मात्र मतलब माता वाला, मातृत्व जो कहते हैं ना, तो उसको इन्होंने क्या कह दिया कि मातृत्व कोशिका होती है, अर्थात पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। इसको इन्होंने ओमनी सेलुला नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। उस चीज को इन्होंने क्या कह दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत मायने शब्द लगता है ये वाला आपके लिए। ये शब्द दे दिया जाएगा कि किस वैज्ञानिक ने ये कहा था। क्या ये शब्द दे दिया गया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला शब्द किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो कौन से वैज्ञानिक ने कहा? रूडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने। या फिर ये कह दिया कि रूडोल्फ विर्चोव ने अपने जो नई कोशिका का निर्माण बताया उसके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो क्या बताओगे? ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा था। तो ये आपका क्या होता है, सेल थ्योरी। क्या सेल मतलब प्रत्येक जीव का शरीर, दो बातों में समाप्त कर दिया आपकी किताबों। प्रत्येक जीव का शरीर काय से बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। दूसरा कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, अर्थात पुरानी कोशिका से होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, कोशिका सिद्धांत है। क्या है? कोशिका सिद्धांत। ठीक है। अब किसी को कोई प्रश्न?